मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौम। अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, और उसमें पढ़ रहे हैं सदिश समष्टि का आधार व उसकी विमा। और इसी के अंतर्गत अपन एक प्रमेय देखते हैं। अच्छा प्रमेय है, थोड़ा लेंदी लगेगा, ध्यान से आप अगर करते हो तो समझ में आने के बाद इसमें रटने का कोई मैटर नहीं है, यदि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है। साथ साथ में बताता भी जाऊंगा। प्रमेय है, परिमित विमीय सदिश V के कोई भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। क्या है? परिमित विमीय सदिश समष्टि V के कोई भी दो आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। ठीक है। अब विमा, किसी भी सदिश समष्टि की विमा क्या है भाई? उस सदिश समष्टि के आधार में अवयवों की संख्या। ठीक है। फिर आधार किसे कहते हैं? किसी सदिश समष्टि का एक अरिक्त उपसमुच्चय आधार कहलाता है यदि नंबर 1 वह एक घात स्वतंत्र हो, नंबर 2 वह V को जनित करता हो। अब बात आती है जनित, तो वह V को जनित करता हो अर्थात V का प्रत्येक अवयव उस उपसमुच्चय के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो ये सारे 3 कंसेप्ट थे, तीनों मैंने आपको बता दिए, आप ध्यान से करो। पीछे भी मैंने समझा रखा है। ये सारी चीज़ें अपने काम में आती रहेगी। कि आधार किसे कहते हैं? कोई भी सदिश समष्टि है उसका कोई उपसमुच्चय आधार कहलाता है यदि नंबर 1 वह उपसमुच्चय या उसे समुच्चय कह दो, वह उपसमुच्चय लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, एक घाततः स्वतंत्र हो, नंबर 2 V को जनित करता हो। ठीक है। V को जनित करता हो मतलब V का प्रत्येक अवयव उस उपसमुच्चय के अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब परिमित विमीय मतलब उस सदिश समष्टि का आधार जो है उसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। ठीक है। अब इसका प्रूफ अपन देखते हैं। माना V क्षेत्र ऐप का परिमित विमीय सदिश समष्टि है तथा इसके दो आधार ले लेते हैं। नंबर 1 V1 V2 V3 Vm एक समुच्चय है, दूसरा U1 U2 U3 डैश 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 UN एक दूसरा समुच्चय है। ये अपन मान लेते हैं कि ये दोनों सदिश समष्टि V के आधार है। तो मैंने लिखा है सदिश समष्टि है तथा V1 V2 V3 डैश 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 Vm व U1 U2 U3 डैश 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 UN सदिश समष्टि V के दो आधार है। अब अपने को प्रूव क्या करना है कि इन दोनों आधारों में अवयवों की संख्या समान है। अर्थात पहले में m अवयव अपन ने लिए हैं, दूसरे में n अवयव अपन ने लिए हैं, और अवयवों की संख्या समान होने का मतलब m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। दो संख्याएं बराबर अगर अपने को सिद्ध करनी हो, मैंने साइड में कॉलम बना के दिखाया है, ब्लॉक बना के दिखाया है कि यदि दो संख्याएं समान अपने को प्रूव करनी है, प्रदर्शित करनी है, तो अपने को क्या बताना पड़ेगा कि एक संख्या दूसरी से छोटी या बराबर है और फिर दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी या बराबर है। तो अपन प्रूव क्या करना चाह रहे हैं कि m इज इक्वल टू n। तो मैंने लिखा है हम सिद्ध करेंगे कि m इज इक्वल टू n। ठीक है। इसके लिए अपने को एक बार प्रदर्शित करना होगा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और फिर m इज लेस देन इक्वल टू n। तो इससे अपने को मिल जाएगा m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n। ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करने के लिए सबसे पहले अपन ये प्रदर्शित करेंगे कि m इज मतलब आगे अपन ये भी ध्यान में अगर अपने चलता रहे कि अपन किस लिए आगे बढ़ रहे हैं
और वो कैसे अपने को प्राप्त होगा। ये चीज़ अगर अपन इस टाइप से अगर अपन तैयार करें तो आराम से अपनी थ्योरम तैयार हो जाती है। तो अपन किसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, अपन प्रदर्शित करना चाह रहे हैं m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। फिर अपन प्रदर्शित करेंगे m इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। किसके लिए, m इज इक्वल टू n प्रूव करने के लिए आधा भाग है m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n और m इज लेस देन इक्वल टू n दूसरा भाग है। ठीक है, अब अपन ने क्या ले रखा है कि v1 v2 डैश 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 vm v का आधार है। तो मैंने लिखा है चूंकि v1 v2 डैश 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 vm v का आधार है, इसलिए vf का प्रत्येक अवयव आधार के अवयवों के एक घात संचय के रूप में दिया जा सकता है। अतः u1 इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αm vm, जहाँ α i बिलोंग्स टू vf। ठीक है, अब देखो आप लोग सोचो कि भाई u1 क्यों लिया। भाई सीधी सी बात है, v का कोई भी आधार है वो v का उपसमुच्चय है। तो दोनों जो आधार लिए हैं वो v के उपसमुच्चय हैं। इसका मतलब उन आधार के जो अवयव हैं वो सारे v के अवयव हैं। किसके, सदिश समष्टि v के अवयव हैं। इसलिए अपन ने v का अवयव लिया u1, और यदि u1 v का अवयव है तो वो उसके जो आधार अपन ने लिया है v1 v2 v3 डैश 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 vm, उसके एक घात संचय के रूप, उसके अवयवों के एक घात संचय के रूप में दिया जा सकता है। इसलिए ये लिखा है u1 इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2 प्लस डैश 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 αm vm। और एक थ्योरम अपन ने पढ़ी थी कि कोई समुच्चय है जैसे u1 v1 डैश 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 vm, ये समुच्चय अपन ने ले लिया। इसमें यदि एक अवयव शेष बचे हुए अवयवों के एक घात संचय के रूप में लिखा जा सकता हो तो यह समुच्चय एक घात परतंत्र होता है। तो ये u1 को यदि अपन समुच्चय में शामिल कर लें, कौन से में, v1 v2 डैश 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 vm वाले में, तो ये समुच्चय जो नया समुच्चय अपने को मिलता है वो एक घात आश्रित होगा, परतंत्र होगा। ठीक है, और ये समुच्चय यदि एक घात परतंत्र है तो एक घात परतंत्र की परिभाषा के अनुसार अपन लिख सकते हैं अतः सभी αi शून्य नहीं हो सकते, क्योंकि ये समुच्चय एक घात परतंत्र है। अपन ने मान लिया कि जो सारे αi है वो सारे के सारे शून्य नहीं हो सकते, कुछ अशून्य होंगे, उनमें से एक अशून्य हो सकता है, एक से ज़्यादा भी अशून्य हो सकता है। तो अपन ने माना α1 इज नॉट इक्वल टू 0, α1 इज नॉट इक्वल टू 0। तब ये जो अपन को संबंध मिला था u1 इज इक्वल टू α1 v1 प्लस α2 v2, इसको अपन इस रूप में लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू α1 इनवर्स कोष्टक में u1 माइनस α2 v2 माइनस α3 v3 डैश 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 माइनस αm vm। ठीक है, तो अब आगे अपन ये सिद्ध करेंगे कि समुच्चय S1 इज इक्वल टू u1 v2 v3 डैश 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 vm सदिश समष्टि vf का आधार है। ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि अपन धीरे धीरे S1 फिर S2, तो S1 में अपन ने v1 की जगह u1 घुसा दिया, फिर अपन S2 अपने पास लेंगे तो उसमें v2 की तरह जगह u2 घुसाते घुसाते अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए भाई अपन क्यों कर रहे हैं। तो अपन नया समुच्चय लेंगे, उसमें v1 की जगह u1 लिख लेते हैं। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय S1 इज इक्वल टू u1 v2 v3 डैश 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 vm सदिश समष्टि vf का आधार है। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन बताएंगे कि S1 v को जनित करता है, अर्थात v का कोई एक अवयव ले लेंगे और ये प्रूव कर देंगे कि वो S1 के अवयवों का एक घात संचय है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अपन ने लिखा है यदि v बिलोंग्स टू तब v इज इक्वल टू β1 v1 प्लस β2 v2 डैश 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 प्लस βm vm। क्यों भाई, क्योंकि ये जो अपन ने आधार ले रखा है उसके आधार पे तो ये होगा। ठीक है, यहाँ अपन v1 का मान रख देंगे तो अपने को मिलेगा v इज इक्वल टू β1
बड़े कोष्टक में अल्फा वन इनवर्स, छोटे कोष्टक में u1 माइनस अल्फा टू v2 माइनस अल्फा थ्री v3 माइनस डैश 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 माइनस अल्फा m vm, छोटा कोष्टक बंद, प्लस बीटा टू v2 प्लस बीटा थ्री v3 प्लस डैश 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 बीटा m vm। ठीक है, और इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो अपने को मिलेगा v इजिकल टू बीटा वन अल्फा वन इनवर्स u1 प्लस छोटे कोष्टक में बीटा टू माइनस बीटा वन अल्फा वन इनवर्स अल्फा टू कोष्टक बंद v2 प्लस डैश डैश डैश, फिर छोटे कोष्टक में बीटा वन माइनस बीटा आई माइनस बीटा वन अल्फा वन इनवर्स अल्फा आई कोष्टक बंद vi प्लस डैश 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 कोष्टक में बीटा m माइनस बीटा वन अल्फा वन इनवर्स अल्फा m कोष्टक बंद vm। तो इस प्रकार ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया किसका, u1 v2, क्योंकि ये जो कोष्टक में जो राशि है वो अचर है, तो अचर का जोड़ बाकी गुणा भाग भी अचर होता है, तो इसका मतलब ये किसका लीनियर v स्मॉल v किसका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, u1 v2 v3 vi vm, मतलब ये इन सदिशों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एस के सदिशों का ये लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में इसे लिखा जा सकता है, अर्थात S1 V को जनित करता है। एक चीज प्रूव कर दी। अब अपन प्रूव करेंगे कि S1 के सदिश लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब एक घाततः स्वतंत्र है। तो इसके लिए अपन ले लेते हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेके उसको जीरो के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ ये जो बीटा अब ले रहे हैं, बीटा वन u1 प्लस बीटा टू v2, अपने के लिए बीटा वन u1 प्लस बीटा टू v2 प्लस डैश 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 बीटा m vm इजकल टू जीरो। यहाँ जो बीटा वन बीटा टू लिया, तो ये इनको ऊपर वाले से कंपेयर मत करो, ये दिमाग में ये रखो, अपने लिखा है पुनः यदि बीटा वन u1 प्लस बीटा टू v2 प्लस डैश 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 बीटा m vm इज इक्वल टू जीरो। अपने ये बीटा वन बीटा टू और ये बीटा m तो अचर के रूप में दिमाग में रखो, अचर का गुणा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन में जो अचर लिए हैं वो है, नए अचर हैं। तो इनके साथ अपन बीटा वन और u1 जो अपन ने लिया था u1, वो पीछे से u1 का मान रख देते हैं, तो अपने को मिलेगा बीटा वन छोटे कोष्टक में अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस डैश 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 अल्फा m vm कोष्टक बंद प्लस बीटा टू v2 प्लस बीटा m प्लस डैश 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 प्लस बीटा m vm इज इक्वल टू जीरो। और फिर इनको सिंप्लीफाई करके अगर अपन लिखें तो अपने को मिलेगा बीटा वन अल्फा वन v1 प्लस बीटा वन अल्फा टू प्लस कोष्टक में है बीटा वन अल्फा टू प्लस बीटा टू कोष्टक बंद v2 प्लस डैश 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 प्लस छोटे कोष्टक में बीटा वन अल्फा m प्लस बीटा m कोष्टक बंद vm इज इक्वल टू जीरो। और क्योंकि अपने आधार लिया उसमें अवयव क्या थे, v1 v2 डैश 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 vm, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ जो अपने पास तो अब v1 v2 डैश 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 vm ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब बीटा वन अल्फा वन या तथा बीटा वन अल्फा टू प्लस बीटा टू डैश 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 बीटा वन अल्फा m प्लस बीटा m इजकल टू जीरो। मतलब ये जो v1 के गुणांक v2 के गुणांक vm के गुणांक सारे जीरो होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, क्योंकि v1 v2 डैश 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 vm आधार है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। चूंकि अल्फा वन इज नॉट इक्वल टू जीरो और अल्फा वन बीटा वन जीरो, इसका मतलब बीटा वन जीरो, और ये बीटा वन के मान सारे इनमें रखें, ये जो समीकरण अपने को प्राप्त हुए हैं इनमें यदि अपन रखें तो अपने को क्या मिलेगा, बीटा टू बीटा थ्री बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर डैश 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 बीटा m इजकल टू जीरो। इसका मतलब S1 इजकल टू u1 डैश u1 कोमा v2 डैश 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 vm, ये जो समुच्चय है S1 एक घात स्वतंत्र है, अर्थात S1 v को जनित करता है और S1 एक घात स्वतंत्र है, अतः S1 v का आधार है, S1 v का आधार है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पुनः S1 आधार है, अतः ये
v को जनित करता है, तो v में u2 भी अवयव है, तो u2 इजकल टू अपन लिखेंगे गामा 1 u1 प्लस गामा 2 v2 प्लस डैश 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 गामा m vm। इससे और अगर अपन u2 को s1 में शामिल कर लें तो वो क्या हो जाएगा, एक घात आश्रित हो जाएगा। इसका कारण पहले मैंने बता रखा है। तो अपन लिख देंगे समुच्चय u1 डैश u1 कोमा u2 कोमा v2 डैश 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 vm एक घात आश्रित है, अतः सभी गामा i शून्य नहीं है। अब यदि गामा 1 इजकल टू 0 लें, जैसे पहले अपन ने लिया गामा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 लें, जैसे अपन ने लिया अल्फा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होता है देखते हैं। तो गामा 1 इज नॉट इक्वल टू 0 लें और अन्य सभी शून्य हो तो गामा 1 u1 माइनस u2 इजकल टू 0। और इससे क्या हो गया, गामा 1 यदि 0 नहीं है तो इससे क्या हो गया, क्योंकि ये u1 और u2 का एक घात संचय है जो 0 के बराबर है और इनमें से एक कम से कम एक गामा 1 0 नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, u1 और u2 एक घात आश्रित है। और अपन ने जो शुरू में जो आधार लिया था उसमें u1 u2 डैश 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 un आधार है, तो ये एक घात है। इसके सारे मतलब इस आधार के सारे सदिश एक घात स्वतंत्र होंगे, ठीक है। तो उसका विरोधाभास है जो कि u1 u2 डैश 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 un आधार होने का विरोधाभास है। तो इसका मतलब अपन गामा 1 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, तो अपन ले लेते हैं गामा 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तब ऊपर वाले समुच्चय को इस रूप में लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू गामा 2 इनवर्स u2 माइनस गामा 2 इनवर्स कोष्टक में किसका मान रखते हैं, v2 का मान रख देते हैं, जो अपन ने कहाँ से रखेंगे भाई, v2 का मान कहाँ से रखेंगे भाई, v2 को तो अपन आगे ले गए, किसको ले गए, v2 इज इक्वल टू गामा 2 इनवर्स u2 माइनस गामा 2 इनवर्स u1 और u1 एक बार वापस देखो। तो v2 को एक तरफ लेके फिर पक्षांतरित अगर अपन करें तो अपने को मिलेगा v2 इज इक्वल टू गामा 2 इनवर्स u2 माइनस गामा 2 इनवर्स, और बाकी बचे हुए सारे माइनस के होंगे तो माइनस अपन ने बाहर कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में आ जाएगा गामा 1 u1 और v2 अपन साइड में ले गए तो v2 इसमें आएगा नहीं, तो गामा 1 u1 प्लस गामा 3 v3 प्लस डैश 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 गामा m vm। अब इसको अपन पहले जो प्रक्रिया अपनाई थी उसी प्रक्रिया को अगर अपनाएं तो अपन ये प्रूव कर सकते हैं। तो अपन की समुच्चय S2 u1 u2 v3 डैश 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 vm v को जनित करता है, जो पहले अपन ने प्रक्रिया अपनाई उसके आधार पे। तो अपन सीधा लिख देते हैं। अब इसमें देखो वहाँ u1 शामिल किया था, यहाँ u2 शामिल कर लिया, तो अपन यहाँ लिख देते हैं उपयुक्त प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि S2 इज इक्वल टू कोष्टक में u1 u2 v3 डैश 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 vm v को जनित करता है। इसके अतिरिक्त यदि अब इसको एक घात स्वतंत्र भी प्रूव करेंगे। एक घात स्वतंत्र प्रूव करने के लिए अपन इसका लीनियर S2 का लीनियर कॉम्बिनेशन को शून्य के बराबर लिख देते हैं। तो वह है डेल्टा 1 u1 प्लस डेल्टा 2 u2 प्लस डेल्टा 3 u3 प्लस डैश 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 डेल्टा m vm इज इक्वल टू 0। और इसमें डेल्टा 1 u1 प्लस डेल्टा 2 और यहाँ u2 का जो मान है अपन ने लिया है u2 इजकल टू क्या था भाई, u2 इजकल टू गामा 1 u1 प्लस गामा 2 v2, ये मान यहाँ रख देते हैं और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को मिलेगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 गामा 1 u1 प्लस डेल्टा 2 गामा 2 v2 प्लस डैश 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 प्लस गामा m प्लस डेल्टा 2 गामा m vm इजकल टू 0। अब u1 v2 और डैश 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 vm ये सारे जितने भी है जो ये किसके अवयव हैं भाई, v1 v2 v3 v डैश 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 vm किसके अवयव हैं,
जो अपने पहले S1 को आधार प्रूव किया उसके अवयव हैं, और इस वो आधार है तो एक घात है स्वतंत्र है। इसका मतलब ये सारे जो U1 V2 डैश 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 Vm के जो गुणांक है वो शून्य के बराबर होंगे, अर्थात डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 गामा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 गामा 2। तो ये सारे अचर शून्य होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि एक घात है स्वतंत्र है। अब चूंकि गामा 2 इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा 2 गामा 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा? डेल्टा 2 0, और डेल्टा 2 0, तो ऊपर वालों में यदि डेल्टा, जो मैंने तीर का निशान भी लगाया, इस इनमें अगर जो गुणांक 0 किए हैं उनमें यदि डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 लिखें तो अपने को मिलेगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 3 इज इक्वल टू डैश 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 डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m इज इक्वल टू 0। ये सारे 0 है, अतः S2 एक घात स्वतंत्र है। फलतः S2 VF का आधार है। इस विधि की पुनरावृत्ति यदि अपन करते जाएं तो U1 शामिल हो गया पहले में, फिर दूसरे में U2 शामिल हो गया, फिर तीसरे में U3 शामिल हो गया, फिर ऐसे करते करते UN-1 तक शामिल कर लेते हैं, और समुच्चय ले लेते हैं Sn-1 U1 U2 U3 U1 U2 U3 डैश 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 UN-1 Vn कोमा डैश 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 Vm, एक समुच्चय अपने को प्राप्त हो जाता है जो कि VF का आधार है। ठीक है, तब UN इज इक्वल टू किसका अवयव? V का अवयव। किसका अवयव है? UN किसका अवयव है? V का अवयव है, और ये उपरोक्त समुच्चय Sn-1 के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आधार है। तो UN को अपन ने लिख दिया T1 U1 प्लस T2 U2 प्लस डैश 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 Tn-1 UN-1 प्लस Tn Vn प्लस डैश 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 Tm Vm, और अर्थात ये जो n-1 है वो क्या है? M से पहले अवयव तक का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। इसका मतलब n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ठीक है, अपन ने प्रूव क्या कर दिया? m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। इसी प्रकार समुच्चय U1 U2 डैश 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 UN को आधार ले लें, और जो समुच्चय है V1 V2 डैश 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 Vm उसको एक एक U1 U2 की जगह घुसाते जाएं। ठीक है, साथ मतलब अपनी भाषा में अपन समझें तो उनकी जगह प्रतिस्थापित, मतलब अंदर प्रतिस्थापित करना नहीं होगा, इसकी जगह अपन घुसाते जाएं तो अपन ये प्रूव कर देंगे कि m इज लेस देन इक्वल टू n, और इन दोनों को मिलाएं m ग्रेटर देन इक्वल टू n और m लेस देन इक्वल टू n, तो अपन लिख सकते हैं m इज इक्वल टू n। तो मैंने लिखा है इस प्रकार समुच्चय U1 U2 डैश 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 UN को आधार मानकर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि m इज लेस देन इक्वल टू n, अतः m इज इक्वल टू n। ठीक है, आपको भी इतना ही प्रूव करना जो मैंने लिखा है, आधा प्रूव कर दिया और आधे को अपन सीधा लिख देते हैं कि इसी प्रकार अपन इसे भी प्रूव कर सकते हैं, और इस आधार पे अपन ने प्रूव कर दिया m इज इक्वल टू n, अर्थात दोनों जितने भी आधार हैं उनमें अवयवों की संख्या समान होती है। धन्यवाद।